गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा देखिए, आज हम लोग का जो पार्ट है ये पार्ट 3 है आपका। इससे पहले हमने 2 पार्ट पढ़ लिए थे। ये हमारा गुलिस्तान अदब वाली जो आपकी बुक है जिसे उर्दू इलेक्टिव कहा जाता है, हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। उर्दू इलेक्टिव के हमने पार्ट 1 में हिस्सा नस्र को किया था, जिसमें आपके जितने भी चैप्टर थे वो हमने कंप्लीट किए थे। और हिस्सा नज़्म यानी दूसरे पार्ट में हमने सारा नज़्म का जितना भी हिस्सा था, जिसमें हमें गज़ल पढ़नी थी, है ना, या जो भी 2-4 नज़में पढ़नी थी, वो सब हमने उसमें डिस्कस की थी। ठीक। अब हम आज जो आपका पढ़ने जा रहे हैं ये आपका पार्ट 3 है। इसमें हम लोग जितने भी ख़याबान उर्दू के चैप्टर इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ेंगे, और इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ उर्दू लिटरेचर को पढ़ेंगे कि उर्दू की हिस्ट्री क्या है, जो आपके सिलेबस में शामिल है। आपको ये बात पता होगी कि जिन बच्चों को गुलिस्तान अदब पढ़ना है, ठीक है, उनके लिए ग्रामर नहीं आती है, उनकी ग्रामर की जगह पे उर्दू की हिस्ट्री पूछी जाती है। ठीक। तो हम यहाँ पे आपके ख़याबान उर्दू के जो भी चैप्टर है उन्हें डिस्कस करने के बाद यहाँ पे हिस्ट्री को हम पढ़ेंगे। ठीक। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि हम यहाँ पे हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम पढ़ेंगे उर्दू हिस्ट्री को। तो उर्दू का आगाज़ और इर्तिका के उर्दू का आगाज़ कैसे हुआ है, इन सब पे आपके शॉर्ट नोट लिखने को आते हैं एटलीस्ट 5 मार्क्स के। ठीक है। तो किसी भी 2 या 3 टॉपिक पे आपसे नोट्स को पूछा जाता है। तो उर्दू का आगाज़ इर्तिका पे भी पूछा जा सकता है। दबिस्तान दिल्ली या दबिस्तान लखनऊ में क्या बुनियादी फ़र्क है ना, या दबिस्तान दिल्ली दबिस्तान लखनऊ असल में थी क्या चीज़, किसको कहा जाता है, क्या है ये दबिस्तान दिल्ली। ठीक है। इसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज क्या था, है ना, क्या इसकी अहमियत है, या अलीगढ़ तहरीक या अलीगढ़ कॉलेज क्या है, या तरक्की पसंद तहरीक किसे कहा जाता है, इसके अहम शोरा या अहम अदबा कौन कौन थे, है ना। कुछ चीज़ें अलीगढ़ तहरीक में नई नई स्टार्ट हुई थी, यानी उससे पहले वो चीज़ें कभी थी ही नहीं उर्दू अदब में शामिल, तो वो पूछी जा सकती है। इसी तरह से तरक्की पसंद तहरीक में भी कुछ नई चीज़ें ईजाद की गई थी जो उससे पहले अदब में नहीं थी, तो वो आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है। तो चलिए अब टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम इसे शुरू करते हैं। ये जो आपका हिस्ट्री वाला टॉपिक है ना, ये अगर आप BA MA में भी जाते हैं ना, तो ये वहाँ पे भी आपको काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शुरू करने से पहले मैं आप लोग से एक बात कहना ये चाहूँगी कि आप लोग ना मुझे एग्ज़ाम होने के बाद पेपर को मेल कर देंगे, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि आप कितना पेपर सही करके आए हैं। और इसके अलावा आने वाले बच्चों के लिए भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा उनको भी। ठीक है। क्योंकि पिछली बार जब पिछली बार क्या, अभी 28 फरवरी को MP बोर्ड का पेपर था, और मैंने उन स्टूडेंट से कहा भी था कि भई आप मुझे 12th का पेपर शेयर कर दें। अगर वो पेपर शेयर कर देते तो आज आपको भी काफ़ी हेल्प हो जाती, आपको भी एक अंदाज़ा हो जाता कि पेपर कैसा आ रहा है ना। तो उन्होंने नहीं किया, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग, मेल ID मैं आप लोग को दे दूँगी कमेंट में, और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। अगर नहीं दे पाऊँ या भूल जाऊँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके मांग लीजिएगा, और प्लीज़ पेपर को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं। तो देखिए, आपका नावल है बेवा, ये नहीं आ रहा है। ठीक है। इसके बाद ड्रामा आगा हशर काश्मीरी का है यहूदी की लड़की, ये भी नहीं आ रहा है। सिर्फ आपके इसमें 3 चैप्टर आ रहे हैं, जिसमें चेखुफ आ रहा है। ठीक है। चेखुफ ने लिखा है क्लर्क की मौत, जन्मदिन आ रहा है, ठीक है, और जलती झाड़ी आ रहा है। 3 आपकी कहानियां हैं जो आपसे पूछी जा रही हैं। तो अब देखिए, चेखुफ के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो इन्हें आप स्किप कर सकते हैं। क्लर्क की मौत ये सबक का खुलासा है, पूछ लिया जाए तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है। आगे आ जाइए। मेन चीज़ होती है सवाल जवाब। असल में देखिए, इनके सवालात बहुत बड़े हैं, पूछने की उम्मीद कम है, लेकिन फिर भी ये होता है कि कई सवाल ऐसे होते हैं जिनको आप अपने आप से शॉर्ट करके लिख सकते हैं, तो वो आपसे पूछे जा सकते हैं। हाँ, कल कोई बच्चा कमेंट करा था, मैम आप ये क्यों कहती हैं कि मेरे ख्याल में ये नहीं आएगा। तो मैं ऐसा इसलिए कहती हूँ क्योंकि मुझे एक एक्सपीरियंस है कि हाँ, कौन से क्वेश्चन आते हैं और कौन से नहीं आते हैं। ठीक है। इसलिए मैं आपको बताती हूँ। और जो क्वेश्चन मैं ये कहती हूँ कि बस ये सरसरी तौर पे पढ़ लीजिएगा, या इनकी आने की संभावना, पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बहुत कम उम्मीद है कि ये पेपर में पूछे जाए, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि इंशाल्लाह वो क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे जो मैं मना करूँगी तो। ठीक है। चलिए आ जाइए। तो अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है, चेरवियाकोफ को एक साहिब अखलाक इंसान क्यों कहा गया है। तो देखिए, इसलिए कहा गया है उनको क्योंकि वो थिएटर में बैठे हुए थे दूसरी कतार में।
ठीक है, और अपनी दूरबीन से बैठे हुए बड़े मज़े से शो को देख रहे थे ना, खेल को देख रहे थे, और उन्हें अचानक से छींक आ जाती है। तो छींक आना तो एक फितरी अमल है, सबको ही आती है। लेकिन एक हमारे ये कहते हैं ना डिसिप्लिन, ये कहता है कि जब आपको छींक आती है तो आपको अपने फेस को कवर करना है, और साथ ही छींकने के बाद सॉरी भी कहना होता है ना, ताकि कोई उससे डिस्टर्ब तो नहीं हुआ है या उसे किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। तो वो जो थे ना चेकोफ, वो भी सेम ऐसे ही आदमी थे, और वो भी फ़ौरन से सॉरी बोल दिया करते थे। अगला सवाल देखिए, लिखा है दफ्तन। दफ्तन मतलब होता है अचानक से। अचानक से छींक आने पर चेकोफ का रद्द-ए-अमल क्या था? तो जब उसे दफ्तन छींक आ गई, यानी अचानक से छींक आ गई, तो उसने भी साहिब अखलाक आदमी की तरह चारों तरफ मुड़ के देखा, है ना, कि किसी को उसकी छींक से कोई खलल तो नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो वो उससे माजरत कर ले। ठीक है। अगला सवाल देखिए, लिखा है आपके नज़दीक जनरल बरीज़ोलोफ के किरदार का कौन सा पहलू पसंदीदा है? तो कौन सा पहलू पसंदीदा है? तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि उन पे बुरा असर पड़ा था, क्योंकि चेकुफ ने छींका था और उसे रुमाल निकालने में देरी हो गई थी, है ना, तो सारी छींक उनके टकले पर आ चुकी थी। हालांकि उसने बार बार माफ़ी मांगी, माजरत चाही, लेकिन वही वाली बात होती है ना कि इंसान को लगता है कि शायद मुझे मतलब अब सुकून नहीं मिल रहा है, शायद ये अभी नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पे। अब देखिए लिखा है चेकोफ की मौत का सबब क्या था? तो चेकोफ को मौत क्यों आई थी, ये आपको बताना है। देखिए जैसा कि आपको पता है कि भाई चेकोफ ने छींक दिया था। ठीक है, अब जब उसने छींका तो छींकने के बाद वो जर्नल के ऊपर गिर गया था। ठीक है, अब उसे ना बार बार माफ़ी, उसे लग रहा था कि शायद ये मुझे माफ़ नहीं कर रहे, इसलिए वो बार बार माफ़ी मांग रहा था उनसे। ठीक, लेकिन उन्हें लग रहा था कि शायद ये मेरी माफ़ी का मजाक बना रहा है। वो कहते हैं ठीक है, अच्छा ठीक है जाओ, मतलब एक वर्बली बोल दिया, हाँ ठीक है जाओ, ओके माफ़ किया मैंने, है ना। लेकिन सामने वाले के दिल को तसल्ली नहीं हो रही थी कि शायद इसने माफ़ नहीं किया है, शायद इसने माफ़ नहीं किया है। तो वो उनके ऑफिस भी पहुंच गया उनसे माफ़ी मांगने के लिए। जब वो ऑफिस भी पहुंचा तो उनको ये लगा कि शायद ये मेरे इसका मजाक बना रहा है, और उन्होंने क्या काम किया, उसे वहाँ से निकाल दिया कि चलो भागो मेरे ऑफिस से। और जब वो उसके ऑफिस से निकल गए तो उन्हें ये लगा कि भाई चेकुफ को ये लगा कि ये जो जर्नल साहब है ये मेरी माफ़ी का मजाक बना रहे हैं। इस तरह से दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, और ये बात चेकुफ ने अपने दिल पे ले ली, और जब वो अपने घर गया सोफे पे लेटा, वहीं वो मर गया, यानी उसे सदमे की वजह से अटैक पड़ गया होगा या जो भी रहा हो। ठीक है, आगे आ जाइए। देखिए यहाँ पे आपके मोहम्मद बशीर साहब जो हैं, इनके बारे में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि देखिए धनक आप सॉरी धनक कह रही हूँ, ख़याबान उर्दू आपकी वैसे भी सप्लीमेंट्री बुक है। सप्लीमेंट्री बुक से बस 2-4 आपसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, इनके बारे में आपसे नहीं पूछा जाता है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा बाकी अगर आपको लगता है कि हमें पढ़ना है। अब यहाँ पे आपको जो इनका अफसाना पढ़ना है वो जन्मदिन पढ़ना है। ठीक, तो अब हम पढ़ेंगे जन्मदिन का सीधा सवाल जवाब को, क्योंकि खुलासा वगैरह इसमें नहीं पूछा जाएगा। यहाँ लिखा है इस अफसाने का उन्वान जन्मदिन क्यों रखा गया है, वजाहत कीजिए। आपको क्यों लगता है कि इसका उन्वान यानी इसका टॉपिक जो है, इस अफसाने का नाम जो है जन्मदिन रखा गया है? तो आप इसका जवाब लिख सकते हैं कि भाई इस पूरे अफसाने का वाक़या जो है, जो मुसन्निफ़ हैं उनके जन्मदिन के इर्द गिर्द घूम रहा है ना। किस तरह से वो अपने जन्मदिन की बात कर रहे हैं, किस तरह वो अपने जन्मदिन पे अहद कर रहे हैं, अपने आप से प्रॉमिस कर रहे हैं कि भाई मेरी एज 47 प्लस हो चुकी है, अब मैं कुछ गलत काम नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, है ना, सुबह सवेरे उठूँगा, नमाज़ पढ़ूँगा, अल्लाह की इबादत करूँगा। इस तरह से गर्ज़ ये कि इतना लंबा ना लिखकर आप छोटा सा भी लिख सकते हैं कि भाई इसमें उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ किसकी बात की है, कि भाई जन्मदिन की बात हुई है, इसलिए इसका नाम जन्मदिन रख दिया गया है। अब यहाँ लिखा है जन्मदिन अफसाने का खुलासा बयान कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा जाता है तो खुलासा भी हमने स्क्रॉल किया है, वहाँ से आप देख लीजिएगा, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। हमारे पास टाइम कम है, क्योंकि हिस्ट्री वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, इसलिए हम इसे जल्दी जल्दी निकाल देते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा है अफसाना निगार के जन्मदिन के वाक़े में किस वाक़े ने आपको बेहद मुतासिर किया है और क्यों? देखिए ये आपकी अपनी थिंकिंग पे सवाल है, तो आप पढ़ लीजिएगा कि कौन सा वाक़या आपको सबसे अच्छा लगा, अपने आप से अहद करने वाला अच्छा लगा या कोई और अच्छा लगा। अब यहाँ अगला सवाल देखिए, लिखा है अफसाने के मरकज़ी किरदार की माशी तंगी, यानी कि उसके पास पैसे नहीं है, का हाल अपने लफ्ज़ों में लिखिए। मरकज़ी किरदार कहा जाता है मेन रोल में जो है। ठीक है, तो लिखते हैं इस अफसाने का मरकज़ी किरदार जो है एक गरीब मुसन्निफ़ है। ठीक है, जो पैसे के लिए अखबार और रसाइल के लिए मज़ामीन और कहानियाँ लिखता है, मगर अखबार के एडिटर उसे कभी चंद पैसे ही दे देते हैं और कभी कुछ भी नहीं देते हैं।
ठीक है। और क्या करते हैं, मज़ामीन अपने नाम से छपवा दिया करते हैं, यानी उसका नाम भी नहीं डालते। ऐसे ही एक एडिटर अब एक दुकान का मालिक है और मुसन्निफ़ भूखा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने अपने नाम से छपवा के सारे पैसे अपनी जेब में रख लिए और मुसन्निफ़ बेचारा क्या है, भूखा है, क्योंकि उसे पैसे तो मिले ही नहीं है, ठीक है। वो अपने दोस्तों से कर्ज़ा लेके गुजारा करता है, कपड़े भी ऐसे बेचारे पहनता है ना। पैसे ना होने की वजह से मैले कुचले सारे कपड़े पहनता है, सफ़र भी बेचारा पैदल ही तय करता है, तो इसे आप कर लीजिएगा। अब यहाँ निर्मल वर्मा साहब जो है, इनका आपसे अफ़साना है, ठीक है। इसमें आपका अफ़साना जो है वो है जलती झाड़ी, ये उन्होंने तख़लीस है उनकी, है ना, हिंदी कहानी से। तो अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है, निर्मल वर्मा ने सैर व सयाहत के दौरान मुसाफिर की जिन कैफ़ियत का ज़िक्र किया है उन्हें अपने लफ्ज़ों में बयान कीजिए कि सैर व सयाहत जब हम घूमने फिरने जाते हैं तो मुसाफिर के ज़हन पर क्या चीज़ें होती हैं, इसको आपको बताना है। तो देखिए यहाँ आपको पूरा आंसर दिया गया है कि भाई एक मुसाफिर जब सैर व सयाहत के लिए जाता है तो वहाँ उसके एहसानात, जज्बात अलग अलग होते हैं, मुख्तलिफ़ कैफ़ियत से वो गुज़रता है। अजनबी शहरों में जब वो जा रहा होता है तो कुछ दिन क़याम करता है ना, हर चीज़ को देखता है कि भाई क्या है, कैसा है। तो ये आपकी थिंकिंग के ऊपर क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि भाई वहाँ के जोग्राफिया को देखता है, वहाँ के लोगों के पहनने ओढ़ने को देखता है, खाने पीने को देखता है, घूमता है फिरता है ना, जो भी वहाँ पे अच्छी अच्छी इमारतें हैं उनका मुज़ाहरा करता है, सब कुछ वो देखता है, ठीक है। आगे आ जाइए, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अफसाना निगार ने बूढ़े मछुआरे की तस्वीर कशी किस अंदाज में की है। बूढ़े मछुआरे के बारे में जो उसने बताया है वो किस अंदाज में बताया है, ठीक है। बिल्कुल खामोश बैठा था कुर्सी पर वो, ठीक है, बेहिस बेहरकत, यानी किसी भी तरह की कोई हरकत नहीं, कोई शोर वोर मचा के बुला भी नहीं रहा किसी को, है ना। और बाकी चीज़ें भी देखिए यहाँ लिखा है, हाथ में मछली पकड़ने का कांटा लिए हुए था, नदी के किनारे गंदे पानी में, है ना, दूर तक डूबा हुआ था कि भाई शायद हमें कोई मछली मिल जाए, ठीक है। आगे आ जाइए, जजीरे के किनारे और पुल के साथ गुरूब आफ्ताब के जो मनाज़िर निर्मल वर्मा ने पेश किए हैं उनका तबसरा कीजिए। थोड़ा सा ब्लर हो गया है, ठीक है। तो देखिए जब आप जानते हैं कि समुद्र में या नदी के किनारे जब सूरज डूब रहा होता है तो वो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका इस अफसाने का खुलासा है, मुख्तसरन जायज़ा लेना है तो वो आप अभी ऊपर से देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग मेन आ जाते हैं उर्दू की हिस्ट्री पे। इसको आपको बहुत अच्छे से करना है। इसमें 5-5 नंबर के, मेरे ख्याल में 10 नंबर के या शायद 12 नंबर के 3 सवाल आपसे पूछे जाते हैं टोटल मिला के, ठीक है। तो अब देखिए उर्दू का आगाज़ और इर्तिका कैसे हुआ है। आगाज़ का मतलब होता है कि उर्दू पैदा कैसे हुई है। देखिए यहाँ पे ये नोट्स है, मैं इसको धीरे धीरे स्क्रॉल करूँगी तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इस वीडियो को डाउनलोड करके रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो बता रही हूँ उसे ध्यान से सुनना है। तो अगर आप सिर्फ मेरी बात को सुनेंगे तो भी आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी और कल पेपर देने में आपको बहुत आसानी होगी इंशाल्लाह, ठीक है। देखिए कोई भी ज़बान, कोई भी चीज़ एक दिन में वजूद में नहीं आती है, ठीक है। किसी भी चीज़ को वजूद में आने में वक्त लगता है, धीरे धीरे माहौल बनता है, फिर उस चीज़ को हमें लगता है कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, फिर वो चीज़ पैदा होती है। सेम ऐसे ही उर्दू के साथ भी हुआ है। असल में उर्दू कोई अपने आप में ज़बान थी ही नहीं, है ना। ये तो सिर्फ एक गिरी पड़ी ज़बान थी जिसे रेख्ता कहा गया, प्राकृत कहा गया, तमाम नामों से जाना गया, ठीक है। हुआ ये कि जब अलग अलग जगह के तिजारती या फिर आप कह सकते हैं जो फ़ौजी थे, ये लोग आते थे तो अब आपस में बातचीत करने के लिए भी तो कोई एक ज़बान चाहिए। किसी की ज़बान अंग्रेज़ी है, किसी की ज़बान फ़ारसी है, किसी की अरबी है, किसी की संस्कृत है। तो अब क्या है, अब हमें एक ऐसी ज़बान चाहिए थी जो सब लोग समझ सकें, है ना। तो इस तरह से धीरे धीरे एक आवाम में बोलने वाली ज़बान जो सब समझ सके, सब बोल सके, है ना, वो ज़बान वजूद में आई, जिसको ज़माने के साथ बदला गया और बाद में बदलते बदलते वही ज़बान किस नाम से फ़ेमस हो गई, उर्दू के नाम से फ़ेमस हो गई, ठीक। हिंदुस्तान आपको पता है सोने की चिड़िया कहा जाता था। अलग अलग जगहों से लोग तिजारत करने की गर्ज से हिंदुस्तान आते थे। जब वो हिंदुस्तान आते थे तो अब उनकी तो लैंग्वेज कुछ और है, उनकी तो ज़बान कुछ और है। अब वो यहाँ के लोगों की तो ज़बान नहीं बोल पाएंगे। अब वो क्या करते थे, कुछ इशारों में बातें होती थी। अब जब इशारों में बातें होंगी तो सामने वाला उसका जवाब भी देगा, अच्छा हाँ इसको तुम ये कह रहे हो, हाँ हाँ ये है मेरे पास। तो अब उसने ये चीज़ को समझा कि अगर मैं पानी मांग रहा हूँ तो इसका मतलब यहाँ पे पानी को वाटर ना कह के पानी कहा जाता है,
है ना। तो इस तरह से धीरे धीरे एक नई ज़बान वजूद में आने लगी। जब उसकी ज़बान वजूद में आ गई धीरे धीरे, तो इसको क्या कहा गया, उर्दू कहा गया। ठीक, इसके अलग अलग नाम थे, हिंद यूरोपी कहा गया, हिंदवी कहा गया, हिंदी कहा गया, है ना। अगर आप दिल्ली में आ गए तो उसको देहलवी भी कहा गया। ठीक है, तो इस तरह से इसके अलग अलग नाम थे। अब जो आपके लिसानियात के माहिर लिसानियात जिन्हें हम कहते हैं, वो ये कहते हैं कि उर्दू अलग अलग जगह से पैदा हुई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उर्दू हर जगह पैदा हुई है। हिंदुस्तान के हर कोने में, हर शोबे में उर्दू पैदा हुई है। कैसे हुई है? क्योंकि देखिए, इंसान को बोलने की, बात करने की ज़रूरत तो हर जगह थी ना। ठीक है, अब जैसे मोहम्मद हसन आज़ाद है, ये कहते हैं कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। इनका कॉल है बड़ा फेमस कि इतनी सी बात तो हर शख्स जानता है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। ठीक है, महमूद शिरानी साहब कहते हैं कि नहीं जी नहीं, ये तो पंजाब से निकली है। सैयद सुलेमान नदवी कहते हैं नहीं जी नहीं, ये तो सिंध से निकली है ना। कुछ लोग कहते हैं गुजरात से निकली है, कुछ लोग कहते हैं दिल्ली से निकली है। ये बहुत सारे अलग अलग नज़रियात हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हर जगह से निकली है। क्यों भाई? ऐसा थोड़ी ना होगा कि गुजरात में लोगों को बात नहीं करनी है, या पंजाब में लोगों को बात नहीं करनी, या दिल्ली में लोगों को बात नहीं करनी, है ना। तो एक कॉमन लैंग्वेज तो हर जगह चाहिए थी। जिस जगह पे वो बोली गई, वहाँ के जो लोकल असरात होते हैं वो उनके ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, मैंने किसी वीडियो में एग्जाम्पल दिया होगा कि हरियाणा वालों की जो उर्दू ज़बान है वो हमसे अलग है ना। तो किसी बच्चे ने कुछ कमेंट किया था, मैं पूरा एग्जैक्टली पढ़ नहीं पाई। लेकिन देखिए बेटा, मेरा ये मतलब नहीं है, मेरा मतलब ये है कि वहाँ पे उस जो इलाक़ाई असरात होते हैं ना, वो आ जाते हैं। इलाक़ाई असरात का क्या मतलब होता है कि जैसे अभी आप लखनऊ चले जाएं, ठीक है, लखनऊ की जो ज़बान है ना, आप कहीं पे भी ना दुनिया के किसी भी कोने में खड़े होंगे ना, कोई लखनऊ वाला बोल रहा होगा तो आप समझ जाएंगे कि भाई ये लखनऊ का बंदा है। क्यों? क्योंकि इसकी ज़बान में वो अदब है, वो तमीज़ है, वो मिठास है जो शायद दुनिया में कहीं नहीं है। ठीक, सेम उसी तरह से एक हरियाणा वाला बोल रहा होगा तो उसकी ज़बान खड़ी होगी, तो आपको पता चल जाएगा कि ये भाई साहब हरियाणा के हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ज़बान खड़ी है, उनको वहाँ का इलाकाई असरात है, खड़ी बोली उसमें असर कर रही है। ठीक, वहीं कोई दिल्ली वाला हो तो आप समझ जाएंगे कि भाई साहब ये तो दिल्ली वाला है, क्यों बंदा बोलेगा, है ना। थोड़ी अजीब सी लैंग्वेज है हम लोग की, दिल्ली वालों की। ठीक है, लेकिन वहीं आप यूपी वालों में आ जाइए, आपको पता चल जाता है ना ये कानपुर वाला बंदा है। कैसे पता चल जाता है कि ये कानपुर वाला है, या कोई हरियाणा वाला है, या कोई लखनऊ वाला है? कैसे पता चल रहा है? उनके एसेंट से, जिस हिसाब से वो बोल रहे हैं उससे आपको पता चल रहा है। उनका एक बोलने का अंदाज जो है वो आपको बता देगा, हालांकि सब उर्दू बोल रहे हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो उर्दू है वो इंडिया के हर कोने पे निकली, इंडिया के बाहर उसका कहीं जन्म नहीं हुआ है। ठीक है, और ये किसी पर्टिकुलर कौम की या पर्टिकुलर किसी मज़हब की ज़बान नहीं है, ये हमारे हिंदुस्तान की ज़बान है। ठीक है, और हिंदुस्तान की ज़बान भी क्यों है आपको पता है? अलग अलग जगहों से लोग आते गए, ठीक है, और बात करने के लिए एक नई ज़बान को ईजाद किया गया, जिससे हमें ये पता चला कि हाँ, हम आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। और वही ज़बान धीरे 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 डेवलप होने के बाद क्या कहलाई? उर्दू कहलाई। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि भाई यहाँ पे देखिए लिखा है ना, मगरिबी ज़बानों की जो बोलियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? तो ये 5 बोलियाँ हैं, हरियाणवी, खड़ी, ब्रज, बिंदली और कन्नौजी। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये सब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत डिटेल हो जाएगी। हाँ, अब अगला काम जो शुरू हुआ उर्दू ज़बान में, जिसने उर्दू ज़बान को फ़रोग़ दिया, वो था फोर्ट विलियम कॉलेज। देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज पहले तो ये था, उर्दू जो थी ना वो एक हम कह सकते हैं आम लोगों के बोलने वाली ज़बान थी, जिसका कोई ग्रामर नहीं था। ठीक है, ये एक बोली का काम कर रही थी। लेकिन जब फोर्ट विलियम कॉलेज ने इसको पकड़ा तो ये एक ज़बान बन गई। फोर्ट विलियम कॉलेज ने क्यों पकड़ा? क्या मकसद था उन्हें इसको पकड़ने का? असल में हुआ ये कि आपको पता है अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर हुकूमत करना शुरू कर दी थी। 1700 के बाद से अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे अपने आप को हिंदुस्तान में ताकतवर कर लिया था। ठीक, तो अब उन्हें ऐसा लगने लगा था कि अगर मुझे यहाँ पे अच्छे से हुकूमत करनी है ना, तो यहाँ के लोगों की भाषा भी सीखनी पड़ेगी, वरना तो सामने वाला हमें उल्लू गधा कुछ भी बोल के चला जाएगा और हम उसे थैंक यू करते रह जाएंगे, है ना। तो अंग्रेज़ों ने ये फैसला किया कि हम कलकत्ता में एक ऐसा कॉलेज बनाएंगे
जिसमें जो हमारे अफ़सर आएंगे ना हिंदुस्तान में हुकूमत करने के लिए, उनको कुछ टाइम के लिए यहाँ की ज़बान भी हम सिखाएंगे। अब यहाँ कौन सी ज़बान बोली जा रही थी? यहाँ वही उर्दू ज़बान बोली जा रही थी। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या पंजाबी, हर कोई वही ज़बान बोल रहा था। तो अंग्रेज़ों को लगा कि हमें इसी ज़बान को लेके अपने बच्चों को ये ज़बान सिखानी चाहिए। तो अंग्रेज़ों ने 1800 में, कब? 1800 में एक कॉलेज कायम किया कलकत्ता में, जिसका नाम रखा फोर्ट विलियम कॉलेज। क्या नाम रखा? फोर्ट विलियम कॉलेज। और उर्दू के लिए ये बहुत अहम इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारी किताबें दूसरी लैंग्वेजेस से उर्दू में तर्जुमा की गई, है ना। फ़ारसी से उर्दू में की गई, संस्कृत से उर्दू में की गई, हिंदी से उर्दू में की गई, इंग्लिश से उर्दू में की गई। इसलिए ये जो है ना, इसने हमारे उर्दू के ज़ख़ीरे में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा कर दिया। ठीक है। तो 4 मई को 1800 में ये फोर्ट विलियम कॉलेज कायम किया गया। और ये फोर्ट विलियम कॉलेज 1820 में, यानी टोटल 20 साल के बाद ना, ये तकरीबन बंद भी हो गया था। ठीक है। लेकिन इसका मेन काम जो था वो यही था कि वहाँ जो अंग्रेज़ी बच्चे हैं ना, जो हिंदुस्तान में हुकूमत करने आ रहे हैं, उनको उर्दू सिखाना। ठीक है। तो ये कॉलेज इसलिए बनाया गया था और इसमें बहुत सारी ज़बानों से उर्दू ज़बान में किताबों को तर्जुमा करवाया गया था, या फिर कहा गया था कि उर्दू ज़बान की अच्छी अच्छी किताबों को आप लोग लिखिए, जिसमें मीर अमन, हैदर बख्श हैदरी, काजिम जवां, ठीक है, मिर्ज़ा लुत्फ़, मीर शेर अली अफसोस, बहादुर हुसैनी, ये सब जो है, लल्लू लाल जी, ठीक है, ये कुछ इम्पॉर्टेंट नाम है जिन्होंने इस दौरान बहुत सारी किताबों का तर्जुमा किया। ठीक है। और इसकी जो हेड थे ना, वो जॉन गिलक्रिस्ट भाई साहब थे, और उन्होंने ये बात कही थी कि हमें ऐसी ज़बान चाहिए है जो दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे बोली जाती है। यानी हमें जो भी किताबों का तर्जुमा करना है वो उसी ज़बान में करना है जो कहाँ बोली जाती है, दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे। तो देखिए यहाँ जॉन गिलक्रिस्ट साहब है, ठीक है, यही आपके मेन हेड थे जिन्होंने रिपोर्ट तैयार करके दी थी, उर्दू खुद सीखी थी और उर्दू का कॉलेज कायम करने की भी बात की थी। ठीक है। मीर अमन साहब आते हैं, ये पहले आदमी थे, मतलब पहले क्या, इनकी किताब बागो बहार जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस हुई थी। इन्होंने असल में 2 किताबें लिखी थी, एक गंज खूबी लिखी थी, एक बागो बहार लिखी थी। बागो बहार जो थी ना, वो बहुत ज़्यादा इनकी फेमस हुई थी, इसलिए इनको सबसे सर फहरिस्त रखा जाता है। मीर अमन को 2 ही इन्होंने सिर्फ किताबें लिखी थी। ठीक है। 1801 में ये आके जुड़े थे और 1804 के करीब इन्हें सबकदोश कर दिया गया था, यानी निकाल दिया गया था। ठीक है। यहाँ पे मीर बहादुर अली हुसैनी साहब है, इन्होंने भी बहुत सारी किताबें करी हैं। मीर शेर अली अफसोस है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा। वैसे आपसे ये पूछा जाता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज क्यों कायम किया गया और उसने क्या खिदमत अंजाम दी, तो आपको ये बता देना है कि अंग्रेज़ों ने अपने लिए कायम किया था और इसने खिदमत ये अंजाम दे दी कि अलग अलग लैंग्वेजेस से उर्दू में किताबों का तर्जुमा करवा दिया। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका शुरू हो जाता है दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ। असल में दबिस्तान का मतलब होता है स्कूल। दबिस्तान का क्या मतलब होता है? स्कूल। ठीक है। अब 2 स्कूल बनाए गए, एक दबिस्तान दिल्ली है, एक दबिस्तान लखनऊ है। अच्छा, अब देखिए ये चीज़ आप तब समझ पाएंगे जब आप थोड़ा सा बैकग्राउंड समझेंगे। तो क्या हुआ, दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान स्कूल लखनऊ जो था, ये असल में कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं थी, ये सिर्फ लोगों की एक थिंकिंग थी। कैसे थिंकिंग थी? देखिए, दिल्ली जो है ना, हर बार लुट रही थी, बर्बाद हो रही थी, यहाँ पे कत्लो गारत हो रहा था, यहाँ पे मारा काटी हो रही थी। कैसे हो रही थी? दिल्ली में देखिए मुगलिया सल्तनत का दौर था, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था, अहमद शाह, नादिर शाह, दोनों के हमले शुरू हो गए थे। ठीक है, ये दोनों लुटेरे बादशाह थे। इसके बाद आपको पता है जाट, मराठा और सिख, इनों के भी हमले शुरू हो गए थे, यानी आपस में ही गद्दारियाँ शुरू हो गई थी। और इन सबको छोड़ दें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि आपके अंग्रेज़ों ने कत्ल वारत शुरू कर दिया था। ठीक है। तो दबिस्तान दिल्ली के जितने भी शायर थे ना, उनकी शायरी गम से भरी हुई थी। क्या थी? गम से भरी हुई थी। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपको किसी भी तरह की तसन्नो यानी बनावट देखने को नहीं मिलती थी। यहाँ के जो अल्फाज थे वो बिल्कुल साफ़ सुथरे थे। यहाँ जो शायरी की जा रही थी वो बिल्कुल सिंपल अल्फाज में की जा रही थी और दर्द भरी शायरी थी, क्योंकि कहा यह जाता है कि यहाँ पे जितने दरख्त नहीं थे, जितनी गर्दनें लटकी हुआ करती थी उन दरख्तों पे।
ठीक है। इसी तरह से अगर हम दबिस्तान लखनऊ की बात करें तो लखनऊ जो था वो एक कोने में था, क्योंकि वो राजधानी नहीं था, वो दारुल हुकूमत नहीं था। तो जब कोई चीज़ दारुल हुकूमत नहीं है, दारुल सल्तनत नहीं है, तो वहाँ पे कत्ल गारत क्यों ही होगा। और फिर अंग्रेज़ों ने भी क्या काम किया था, वहाँ के नवाबैन जो भी थे, नवाब, उन सबको पैसे दे दिए थे कि भाई तुम लोग आराम से रहो, उन सब की वजीफ़ा बांध दिया गया था। तो लखनऊ में जो था कोई कत्ल गारत नहीं थी, ऐश परस्ती थी कि अगर रमज़ान है ना तो 30 दिन रोज़े होने के बाद 3 महीने तक ईद चलेगी, इतने में बकरीद आ गई 3 महीने तक बकरीद चलेगी, इतने में होली आ गई 6 महीने तक होली चलेगी, कोई मेला लग गया तो बस ख़त्म ही ये कहानी, दिवाली हो गई तो 12 महीने दिवाली चलेगी। तो कहने का मतलब ये था कि दबिस्तान लखनऊ के जो लोग थे वो बड़े खुश थे, ऐश में थे, सुकून में थे। तो अगर हम एक शब्द में डिस्क्राइब करें ना तो ये कहा जाता है दबिस्तान दिल्ली की शायरी आह थी। आह मतलब होता है गम से भरी हुई, ठीक है। और दबिस्तान लखनऊ की जो शायरी थी वो वाह थी, वाह मतलब खुशी से भरी हुई, ठीक है। आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाता है, अगर आप BA MA के स्टूडेंट भी हैं ना तो भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। तो देखिए दबिस्तान दिल्ली जो थी यहाँ की शायरी क्या थी, गम से भरी हुई थी, आह थी। दबिस्तान लखनऊ की शायरी क्या थी, खुशियों से भरी हुई थी, तो ये वाह थी। इसमें तसन्नो और बनावट नहीं थी, यहाँ तसन्नो और बनावट थी। यहाँ एक ही चीज़ को 10 मरतबा बयान किया जाता था, यहाँ बस एक बार कह के बात को ख़त्म कर दिया जाता था। यहाँ अरबी, फ़ारसी और भारी भारी अलक़ाब व अदाब और भारी भारी अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जाते थे, जबकि वो सब चीज़ें यहाँ की जाती थी क्योंकि यहाँ पे लोगों पास वक्त था सोचने के लिए। अरबी, फ़ारसी आमेज़ अल्फाज का इस्तेमाल करना बहुत आसान था यहाँ पे लोगों के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। असल में ये था कुछ भी नहीं, इसमें सिर्फ कुछ लोग थे जो अपने आप को, जैसे यहाँ लिखा है ना दबिस्तान दिल्ली के अहम शोरा, जिनको दबिस्तान दिल्ली के शोरा कहा जाता है। इनकी आसान ज़बान में शायरी थी, ठीक है, बिल्कुल आसान ज़बान में शायरी करते थे, बिल्कुल साफ़ सुथरी ज़बान में पढ़ते थे, कोई भी फालतू की फक्कड़बाजी नहीं मिलती थी। अच्छा अब देखिए दूसरी चीज़ क्या होती है, जब कहीं गम होता है, कहीं दर्द होता है तो फ़ौरन अल्लाह पाक को याद किया जाता है, ठीक है। तो दबिस्तान दिल्ली की शायरी में आपको इश्क़ हकीकी मिलेगा, क्या मिलेगा, इश्क़ हकीकी। जबकि आप दबिस्तान लखनऊ में जाएंगे तो वहाँ तो आराम है, तो वहाँ अल्लाह पाक को याद करने की ज़रूरत ही क्या थी किसी को, तो वहाँ जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, इश्क़ मजाजी, ठीक है। यहाँ पे अल्लाह पाक से इश्क की शायरी होगी, यहाँ जो भी शायरी की जाएगी उसमें अल्लाह ताला की इश्क होगा, ठीक है। जबकि यहाँ जो शायरी की जाएगी यहाँ आपके महबूब से बात की जा सकती है, ये इश्क मजाजी है। क्लियर है, आगे आ जाइए, ठीक है। इसे हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। इसमें गालिब है, मीर है, अब सेम ऐसे ही आपको यहाँ दबिस्तान लखनऊ के बारे में बताया गया है, ठीक। तो वही सारी चीज़ें हैं, अब मुझे नहीं लगता इसे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, मैंने बहुत डिटेल में आपको सारी बातें बता दी हैं। अभी मुझे लगता है एक जगह पे डिफरेंस भी मैंने लिया है, देखिए दबिस्तान लखनऊ की खुसूसियत थी कि वहाँ क्या हो रहा था, ठीक है। अच्छा डिस्टेंस नहीं है। अच्छा इसके बाद अब क्या हुआ, अब 1857 का गदर हो गया, हिंदुस्तान मतलब सॉरी दिल्ली पर पूरी तरह से अंग्रेज़ों की हुकूमत हो गई और अंग्रेज़ों को ये लगने लगा कि उनके साथ जो गद्दारी की है ना वो मुसलमानों ने की है। हालांकि ऐसा नहीं था, उनके साथ जो गद्दारी की थी वो हिंदुस्तानियों ने की थी, है ना, हिंदुस्तानी कह रहे थे कि तुम यहाँ से जाओ, लेकिन अंग्रेज़ों को ये लगने लगा कि नहीं जी नहीं, ये तो मुसलमान हैं और मुसलमानों ने हमारे साथ गद्दारी की है, ठीक है। तो उन्होंने क्या काम करा, दिल्ली से हर मुसलमान को मारना शुरू कर दिया या भगाना शुरू कर दिया, ठीक है। और वो जंग आज़ादी का ज़िम्मेदार मुसलमानों को मानते थे, इसलिए सर सैयद अहमद ख़ान ने एक अहम रोल अदा किया और सबसे पहले असबाब बगावत हिंद एक रिसाला निकाला जिसमें उन्होंने बताया कि भाई साहब आपके साथ गद्दारी किसी मुसलमान या किसी हिंदू ने नहीं की है, आपके साथ गद्दारी करने वाले हिंदुस्तानी हैं, क्योंकि आप उनकी सरजमीन पे क्या करे हुए हैं, हुकूमत करे हुए हैं, आप उनका जो घर है उसे छोड़ के जाइए, ठीक है। तो इसलिए सर सैयद अहमद ख़ान एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इनके बताने के बाद वो लड़ाई झगड़े दंगे जो थे वो ख़त्म हो गए थे, ठीक है। जो ये बेकसूर लोगों को मारा जा रहा था ये सब बंद कर दिया गया था,
ठीक। फिर सर सैयद ने ये कहा कि देखो, अगर हमें अंग्रेज़ों के बराबर आना है, अगर हमें इनसे मुकाबला करना है, तो हमें क्या करना होगा, इनकी भाषा सीखनी होगी, यानी अंग्रेज़ी सीखनी होगी, और इनके ही जितने ओहदों पर फाइज़ होना होगा, इतना ही हमें काबिल होना होगा, ताकि ये हमसे मुकाबला कर सकें, यानी हमें कमतर ना समझें। ठीक है। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने पहले साइंटिफिक सोसाइटी कायम की, ठीक है, फिर मदरसा कायम किया, और इसी तरह से उस मदरसे को स्कूल में कन्वर्ट करवाया, फिर स्कूल से वो हाई स्कूल बना, फिर वो हाई स्कूल बनने के बाद आज हमारा अलीगढ़ कॉलेज के नाम से मशहूर है। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसे कहा जाता है, ये वही सर सैयद अहमद ख़ान है जिन्होंने उसे बनवाया है। ठीक। अब क्या हुआ कि सर सैयद अकेले नहीं थे, कोई भी एक इंसान अकेला ये काम नहीं कर सकता है, तो उनके कुछ दोस्त थे जिन्हें रुफ़क़ा कहा जाता है, जैसे शिबली हैं, हाली हैं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, डिप्टी नज़ीर अहमद है ना, मौलवी ज़काउल्लाह हैं। तो इन सब ने मिल के सर सैयद का साथ दिया। किसी ने लिखने पढ़ने में साथ दिया, किसी ने पैसे में साथ दिया, किसी ने डिपार्टमेंट के काम में साथ दिया। गर्ज़ के इन सब ने मिल के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बहुत बढ़िया से कायम कर दिया, और हर शोबे में अंग्रेज़ी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फ़ारसी सब चीज़ पढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, ताकि हम लोग भी जो हिंदुस्तानी हैं वो भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बोल सकें, अपने हक़ को पहचान सकें। ठीक। अब क्या हुआ, कुछ चीज़ें इन्होंने इसमें नई ईजाद की, जैसे कि इनसे पहले यहाँ पे वो नहीं लिखा जाता था, क्या बोलते हैं आपका, मज़मून। ठीक है, ये देखिए, ये जो चीज़ें उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी कायम की, है ना, वो हमने एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की, तहज़ीबुल अखलाक निकाला, ये सारी चीज़ें यहाँ आपको दी गई हैं। ठीक है, सर सैयद के जो हम असर थे, मज़मून निगारी का आगाज़ सर सैयद के तहज़ीबुल अखलाक से होता है, ये हमने हर बार पढ़ा है। ठीक है। इसके बाद इंशाइया निगारी का आगाज़ भी सर सैयद के ही थ्रू होता है। ठीक है। इसके बाद अब आपकी शुरू हो जाती है तरक्की पसंद तहरीक। देखिए, मैं आपको जो बता रही हूँ ना, यही शॉर्ट नोट में आपको बना के लिख देना है इसी तरह से। ठीक है। बाकी यहाँ आपको स्क्रॉल करके तो सब चीज़ें दिखाई जा रही हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। बाकी आपकी ये एक किताब है उर्दू की, जो आपके सिलेबस में ही शामिल है, तारीख़ अदब उर्दू करके शायद। तो वो किताब जो है मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी, अगर आप पढ़ना चाहें तो उस किताब को पढ़ सकते हो, उसमें ये सारी चीज़ें डिटेल में आपको मिल जाएंगी। अब क्या हुआ, सर सैयद ने जो तहरीक निकाली थी ना, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ हकीकत पे बात की गई थी, और बिल्कुल इतनी भयानक हकीकत को दिखाया गया था कि इंसान ना बोर हो जाए, डर जाए। ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने क्या करा, तरक्की पसंद तहरीक को शुरू किया। अब तरक्की पसंद तहरीक जो आई, इससे पहले रोमानवी तहरीक भी आई है, जो आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है। अब आपको तरक्की पसंद तहरीक पढ़नी है। तरक्की पसंद तहरीक का मानना ये था, देखिए, इसकी जो असल में बुनियाद पड़ी है वो लंदन में पड़ी है 1932 में। ठीक है। 1932 में अंगारे आए। सबसे पहले एक अफसानवी मजमुआ था जिसमें 10 अफसाने शामिल थे, उसका नाम अंगारे था। तो सबसे पहले तो अंगारे लिखे गए, जिसे ज़ब्त कर लिया गया था, उसे जला दिया था लोगों ने कि ये तो बेकार चीज़ है। ठीक है। उसके बाद लंदन में 1935 में बैठक हुई कि हाँ, हमें तरक्की पसंद तहरीक को लाना चाहिए। इसके बाद हिंदुस्तान में हंस रिसाला प्रेमचंद के द्वारा निकाला जाता था। तो प्रेमचंद ने हंस जो रिसाला था उसमें तरक्की पसंद तहरीक के जो अच्छे पॉइंट्स थे, जो बेनिफिट्स थे उसके, जो मेरिट्स थे उसके, वो सारी चीज़ें लोगों के साथ डिस्कस की। ठीक है। और उसके बाद 1936 से हिंदुस्तान में बाकायदा तौर पर तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हो गया, और इसका पहला खुतबा प्रेमचंद ने लखनऊ में दिया। ठीक है, 1936 में। और 1936 में उस खुतबे के बाद ही प्रेमचंद का इंतकाल हो गया था, यानी वो इस दुनिया से चले गए थे। जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वो सारी चीज़ें यहाँ आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। ठीक है। अब असल में तरक्की पसंद तहरीक जो थी वो मानती ये थी कि भाई देखो, कोई भी मज़हब, कोई भी धर्म अलग नहीं है, सब में एक चीज़ कॉमन है, वो है इंसानियत, वो है भाईचारा, वो है प्यार मोहब्बत, वो है कि किसी दूसरे मज़हब को बुरा ना कहना, है ना, सबके साथ मिलजुल के रहना, सबके साथ हुस्न अखलाक करना। तो इन्होंने कहा हम किसी धर्म को मानेंगे ही नहीं, और हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इंसानियत को मानेंगे, और इंसानियत ही हमारा क्या होगा, सबसे अहम धर्म होगा। ठीक है। और असल में तरक्की पसंद तहरीक जो कायम की गई वो शुरुआत इसीलिए हुई कि यहाँ अंग्रेज़ हुकूमत कर रहे थे, है ना, सरमायादारी निज़ाम था, जिससे जो गरीब किसान थे वो बेचारे और गरीब होते चले जा रहे थे, उन पे कर्ज़, ब्याज, ये सारी चीज़ें लगती रहती थी।
इन सब से उन्हें आज़ाद कराना है। छुआछूत है ना, जो ये सब चीज़ें चल रही थी हिंदुस्तान में, इसको ख़त्म करना था। ठीक है, तो इस तरह से इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए प्रेमचंद ने बहुत सारे अफ़साने लिखे और उनके बाद भी बहुत सारे और अफ़साने और नॉवेल्स लिखे गए। तो तरक्की पसंद के लिए जब प्रेमचंद ने 1936 में खुतबा दिया था, तो उनके कुछ अल्फाज थे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आपको जब भी तरक्की पसंद तहरीक के बारे में लिखने को आएगा, आपको ये अल्फाज कोड करने पड़ेंगे। तो आप ये लिखेंगे कि प्रेमचंद ने कहा था कि अब हमें अदब का मेयार बदलना होगा। अब अदब बराए अदब नहीं, अदब बराए ज़िंदगी होगा। ठीक है, यानी जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हो रही हैं उसको ही हम अदब में पेश करेंगे, ताकि इंसान जो है हकीकत से क्या हो सके, रूबरू हो सके। ठीक है, तो तरक्की पसंद में ज़्यादातर अफसाने, नॉवेल्स और नज़में ही लिखी गई। ठीक है, जिसमें ये दिखाया गया कि किस तरह से जो सरमायादार लोग हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, जो ज़मींदार हैं या जो अंग्रेज़ हैं, वो किस तरह से गरीब किसानों का इस्तेसाल कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। ठीक है, प्रेमचंद के अलावा भी सज्जाद ज़हीर तो सबसे मेन है, इसके अलावा मंटो हैं, असमत चगताई हैं, कृष्ण चंद हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इन सब चीज़ों के ऊपर लिखा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा कुछ शोरा भी थे आपके, जिसमें मजाज हैं, फ़राक गोरखपुरी हैं, जोश मलियाबादी हैं। इन लोगों ने भी इसका बहुत सपोर्ट किया। ठीक है, इन लोगों ने जो शायरी की वो भी किसानों वगैरह के लिए की, या फिर सबके अफसाने और जो शायरी थी वो इस पे थी कि हमें आज़ाद करो, यानी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ थी। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि भाई ये हमारा सिर्फ रिवीजन था। जब मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊँगी तो डिटेल में पढ़ा दूँगी आने वाले बच्चों के लिए, है ना। अभी तो हमारे पास वक्त की भी कमी है। साथ ही आप लोग से रिक्वेस्ट यही है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अनसब्सक्राइब ना करें कि भाई अब तो हमारा काम निकल गया, मैम को अनसब्सक्राइब करो और चलते बनो। प्लीज़ ऐसा नहीं करेंगे आप लोग। दूसरी चीज़ कि आप लोग के एग्ज़ाम के बाद फ़ौरन से आप लोग मुझे पेपर को भेज देंगे, क्योंकि आप इस भरोसे मत रहिएगा कि किसी ने दूसरे ने भेज दिया होगा, है ना। सब इसी भरोसे रहेंगे तो कोई भी नहीं भेजेगा। आप अपनी ज़िम्मेदारी को समझिए और पेपर को भेजिए प्लीज़। ठीक है, चलिए। तो और हाँ, आज रात में 11 बजे के करीब हम लोग की लाइव क्लास होगी, तो उसमें जुड़ना ना भूलें। अपने डाउट्स को, जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, उनको कॉपी पेन पे लिख लें। इंशाल्लाह हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे रात में लाइव डाउट क्लास में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।